अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता खेलता रखे। दोस्तों, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सीख रहे थे और हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर 3 चैप्टर्स मुकम्मल कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चौथा चैप्टर सीखने वाले हैं। अगर मैं थोड़ा सा रिप्लाई करूं तो हमने पहले चैप्टर में सीखा था कैंडल स्टिक्स, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। उसके बाद दूसरे चैप्टर में चार्ट रीड कैसा करना। तीसरे चैप्टर में मार्केट का स्ट्रक्चर सीखा था। वो सारों के वीडियोस का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वो प्लीज़ आप जाकर देखो। उसके बाद ये चौथा वीडियो देखो। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। ठीक है, इसको ये सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, इसको चार्ट पे कैसा ड्रॉ करते और इसका फ़ायदा क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। तो देर किस बात की, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन समझने से पहले आपको एक सिंपल सा लॉ सीखने की ज़रूरत है। वो है सप्लाई एंड डिमांड का लॉ, जो हर बिजनेस में अप्लाई होता है। आप कौन सा भी कारोबार ले लो, आप तरकारी का कारोबार ले लो, डेयरी का कारोबार ले लो, आप जो है मामूली से कांदे बटाटे बेचो, टमाटर भी बेचते होंगे, टमाटर के भी ताजिर होंगे, तो ये बेसिक सा फंडामेंटल रूल जो है यहाँ पर अप्लाई होता है, वो है सप्लाई एंड डिमांड का रूल। और साथ ही साथ अगर आप जो है एमबीए करते होंगे तो डेफिनेटली यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस रूल और दिस लॉ, सप्लाई एंड डिमांड का लॉ। सप्लाई का मतलब होता है जो है, मैं आपको मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। सप्लाई का चीज़ हो सप्लाई का मतलब ये होता है कि सप्लाई जो है वो माल कितना अवेलेबल है मार्केट में, उसको बोलते हैं सप्लाई। कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है उसको बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, उसी तरह डिमांड का मतलब वो चीज़ जो भी अवेलेबल है मार्केट में, उसके ऊपर कितने लोग इंटरेस्टेड है ख़रीदने के वास्ते, या उसको कितने लोग चाह रहे, उसकी डिमांड कितनी है, उसको बोलते हैं डिमांड। सिंपल सा एक मैं आपको मिसाल देके समझाने की कोशिश करूँगा। आप नोटिस करे होंगे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी कभी टमाटर जो होता है हमारा, या मामूली सी जो तरकारी होती है, कोई सी भी तरकारी ले लो, मिसाल के तौर पर हम टमाटर को ले लेते हैं। तो टमाटर साल में कभी उसका प्राइस जो है 5 रुपये पर केजी भी हो जाता, कभी कभी उसका प्राइस जो है 100 रुपये केजी भी हो जाता मार्केट में। ये ऐसा कि कई को होता। अगर आप इसके पीछे की साइंस देखोगे तो ये होता है सप्लाई एंड डिमांड की मदद से। अगर मार्केट में उसकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइजेस घटते हैं, और अगर मार्केट में उसकी सप्लाई जो है कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइजेस बढ़ते हैं। जिस वक्त टमाटर का प्राइस 5 रुपये पर केजी होता है उस वक्त सप्लाई ज़्यादा होती है। हर कोई टमाटर की खेती कर रहा होता है, प्रोडक्शन होता है टमाटर का, और टमाटर नया नया मार्केट में होता है, जिसकी वजह से ख़रीदने वाले कम होते हैं और बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ख़रीदार जो है कम से कम प्राइस में उसको ले लेता है, और जो बेचने वाला है, जो ताजिर होता है टमाटर का, वो अपने माल को निकालने के लिए, ताकि माल सड़ ना जाए रख रख के, या जो है उसको लॉस ना हो उसके लिए, या उसका कॉम्पिटिटर उससे कम ना बेच दे, उसकी चक्कर में वो क्या है, कम से कम प्राइस में उसको निकाल देता है। ठीक है, लेकिन अगर जिस वक्त टमाटर का प्राइस 100 रुपये पर केजी होता है उस वक्त जो है टमाटर की पैदावार कम होती है, या प्रोडक्शन में होता है टमाटर, या सरकार उसके ऊपर कुछ तो भी टैक्सेस वगैरह लगा देती, या
मार्केट में उसकी, जिसकी वजह से मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती। लेकिन ख़रीदने वाले तो उतने हैं जिसमें डिमांड ज़्यादा हो जाती है और लोग ज़्यादा पैसे देना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से एक एडवांटेज बेचने वाले को होता है कि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेचूं, क्योंकि ख़रीदने वाले तो ज़्यादा है और माल तो लिमिटेड है। इसके लिए जो है प्राइस बढ़ते बढ़ते 5, 10, 20, 50, 70, 80, 100 तक भी चले जाता, बाज़ वक़्त 120 रुपये केजी भी चले जाता। ये चीज़ हर कारोबार में होती है, ना सिर्फ टमाटर के बल्कि प्याज के, कांदे, बटाटे, आलू, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, अंडा, चिकन, मच्छी और यहाँ तक कि रियल इस्टेट और गोल्ड में भी। रियल इस्टेट में ज़मीन तो लिमिटेड है और इंटरेस्ट बताने वाले वो ज़मीन के ऊपर ज़्यादा है, यानी कि हाईवे बनने वाली है वो ज़मीन के बाजू से, या वेंचर बनने वाला है, या कॉलोनी बनने वाली है, तो डेफिनेटली ख़रीदने वाले वहाँ ज़्यादा होंगे, प्राइस रियल इस्टेट का ज़्यादा होगा। अगर आपकी ज़मीन जो है एक जंगल में है, कोई भी उसको देख रहा दिख रही नहीं, वो पूछ के नहीं देख रहा, और हाईवे नहीं बन रही, उसका मार्केट में डिमांड बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है वो ज़मीन का स्टैग्नेंट हो जाता। बाज़ों को तो अगर आपको निकालना भी है वो ज़मीन, तो आप जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता प्राइस में, और आप जो है जो ख़रीदार है उसके ऊपर उसके पास इसका एडवांटेज होता है और वो चाहेगा कि वो ज़मीन कम से कम आपसे हासिल करो। इसके चक्कर में वो ज़मीन का प्राइस जो है बाज़ दफ़ा कम भी हो जाता है। उसी तरह ये चीज़ गोल्ड में होती है। गोल्ड में अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है, लोगों के पास ख़रीदने का पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों के पास सेविंग्स है, तो डेफिनेटली, और गोल्ड तो लिमिटेड है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। अगर वहाँ पर डिमांड कम हुई, गोल्ड तो लिमिटेड है लेकिन यहाँ पर डिमांड कम हो गई, लोगों के पास ख़रीदने पैसा नहीं है, लोगों के पास जो है सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगा दे रही, जिसकी वजह से उनके पास सेविंग्स नहीं रह रहे गोल्ड ख़रीदने के लिए या गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर गोल्ड का वैल्यू कम होगा। तो ये चीज़ आप कौन सी भी ले लो, हर चीज़ में अप्लाई होती है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी ये सप्लाई एंड डिमांड की चीज़ होती है, जिसको हम सपोर्ट जोन, रेसिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, कुछ भी बोल लो, होता है। ठीक है। अब सपोर्ट जोन का मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदार बैठे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है उस प्राइस पे उस स्टॉक को ख़रीदने के लिए। उस स्टॉक जैसा ही वो प्राइस स्टॉक का उस प्राइस पे आएगा, तब भर भर के लोग जो है माल ख़रीदेंगे। वो जोन हो गया सपोर्ट जोन, या वो जोन को आप अपनी कोलैक्वल लैंग्वेज में डिमांड जोन भी बोल सकते। जहाँ पर बुल्स, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में बताया था, या चैप्टर 3 में गालिबन बताया था बुल्स और बियर्स के बारे में। बुल्स का मतलब ये लोग ख़रीद के काम करते, इन लोगों के पास भर भर के पैसा होता, जो बाइंग की पोजीशन बनाते उनको बोलते बुल्स। जहाँ पर कलेक्टिवली सारे बुल्स बैठे हुए रहते, जहाँ पर कलेक्टिवली वो प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स बैठे हुए रहते, उसको बोलते सपोर्ट जोन। जहाँ पर प्राइस जाता है और फटाक से ऊपर आ जाता, उसके नीचे ये बुल्स वो प्राइस को बचाते हैं और वो स्टॉक के प्राइस को उसके नीचे गिरने नहीं देते, उसको बोलते हैं सपोर्ट जोन। ठीक है। उसी तरह रेसिस्टेंस का मतलब जहाँ पर सेलर्स होते हैं, सेलर्स का मतलब जो लोग ऑलरेडी पोजीशन बना के रखे और जो लोग चाह रहे कि इसका प्राइस अगर ये प्राइस पे आया तो मैं बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, या नहीं तो नई शॉर्ट पोजीशन बनाऊँगा। शॉर्ट पोजीशन का मतलब पहले ये लोग माल बेचते हैं, नीचे ख़रीदते हैं, और जो भी डिफरेंस आता है उसको बोलते उसका जो मुनाफा है वो ये लोग खाते हैं, ये लोगों को शॉर्ट सेलर्स बोलते हैं। ठीक है। तो ऊपर जो शॉर्ट पोजीशन बनाते या ऊपर जो प्रॉफिट बुकिंग करते, वो लोगों को
वो लोग जहाँ पर बैठे हुए होते हैं वो लोग उसको बोलते हैं सप्लाई जोन या उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस जोन, जहाँ पर प्राइस बार बार जाकर नीचे की तरफ आ जाता है, बार बार जाकर नीचे की तरफ आता है, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस जोन। ठीक है, तो बस इतना सा ही है सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन या डिमांड जोन। सपोर्ट को सपोर्ट कहीं को बोले, एक मिसाल छोटी सी आपको देता हूँ। आप लोग देखे होंगे बुढ़े बुजुर्ग एक लकड़ी इस्तेमाल करते, राइट। वो लकड़ी जो है, अगर उनको बैठना है तो वो लकड़ी का सहारा लेके बैठते, अगर हम उनको उठना है तो वो लकड़ी का सहारा लेके ऐसा रख के उड़ते। तो उसका मतलब ये है कि वो सपोर्ट ले रहा, एक प्राइस पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ आ रहा, सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ आ रहा। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बायर्स की जो बाइंग पावर है वो कम हो गई, कमज़ोर हो गए, बायर्स के पास पैसा नहीं है, और वहाँ पर सेलर्स और ज़्यादा हावी हो गए, सेलर्स और उसको कंट्रोल में ले लिए, जिसकी वजह से वो सपोर्ट जोन टूट चुका है और वो नीचे की तरफ प्राइस जा रहा है। उसी तरह रेसिस्टेंस का मतलब, एक आप पाइप लो पानी से भरा हुआ और उसको जो है छत की तरफ मारो, तो क्या होता, पानी जाता जाके जो है नीचे की तरफ उसको टकरा के नीचे की तरफ आता। उसका मतलब ये है, इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब जो है वहाँ पर प्राइस उसके ऊपर जा नहीं पा रहा। अगर मान के चलो उसको तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा, तो वहाँ पर सेलर्स का कमज़ोर हो चुके हैं, सेलर्स वहाँ पर कमज़ोर हो गए और पूरा कंट्रोल उस प्राइस का बायर्स ने ले लिया, जिसकी वजह से उसका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट जोन, ये हो गया रेसिस्टेंस जोन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब हम चार्ट पे जाकर उसको ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट जोन कैसा उतारना, रेसिस्टेंस जोन कैसा उतारना, जोन कैसा उतारते, लाइन कैसा उतारते, वो सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पर जाकर समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए अपन चार्ट की तरफ, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए निफ्टी 50 का डेली चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक क्लैरिटी दूँ, डेली टाइम फ्रेम्स कब कब कौन से कब कब कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट इस्तेमाल करना। तो देखो दोस्तों, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ट्रेड के ड्यूरेशन पे। मिसाल के तौर पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो, और अगर आपका ट्रेड जो है टारगेट है, महीने, कुछ महीने भी लग सकते टारगेट अचीव करने के वास्ते, और आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है, तो उसके लिए आप जो है 1 मंथ, 1 वीक और 1 डे चार्ट को एनालिसिस करोगे। लेकिन आपका ट्रेड का ड्यूरेशन कम है, 1 हफ्ता, 1 दिन या 1 दिन से कम, तो जितना जितना आपका ट्रेड का ड्यूरेशन कम होगा, अब उतना उतना कम वाला टाइम फ्रेम इस्तेमाल करोगे। मिसाल के तौर पर अगर आपका इंट्राडे का प्लान है, यानी कि 1% 2% टारगेट पे आपको निकल जाना है, या आपको शॉर्ट सेल करना है, इंट्राडे या शॉर्ट सेलिंग जो भी है, अगर आपको इसमें कुछ भी शक है, हराम है या हलाल है, तो उसके वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, प्लीज़ जाके वो देखिए। कमेंट में जो है हराम है, ये हलाल है, प्लीज़ पहले वो जाके उसकी हलाल शक्लें क्या है वो प्लीज़ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल बैक टू द टॉपिक, जितनी आप कम ट्रेड ड्यूरेशन लोगे उतना आपको कम टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपका प्लान कर रहे हैं आप सिर्फ 1% 2% टारगेट के लिए, तो मे बी 15 मिनट्स पे आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है, और 5 मिनट के चार्ट पे आपको एंट्री लेना है, 5 मिनट के ब्रेकआउट पे और ब्रेकडाउन पे। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको दिमाग में कहीं पे पार्क कर लो, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं हमारे चार्ट पे। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो वो कौन से पॉइंट से जहाँ से बार बार प्राइस टच होके ऊपर की तरफ जा रहा, तो यहाँ पर मैं वो पॉइंट्स को मार्क कर लूँ, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट है,
इसको मैं ब्लू कलर में डिनोट करूँगा क्योंकि ये सपोर्ट है। फिर ये वाला एक पॉइंट है। आप अब नोटिस करना वो कौन से पॉइंट्स है जहाँ पर जो है प्राइस रिवर्स हो रहा, गिर के फिर ऊपर की तरफ जा रहा। तो ये एक सपोर्ट हो सकता, ये सपोर्ट हो सकता, ये सारे सपोर्ट हो सकते, ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये पॉइंट्स पे प्राइस जो है नीचे आके एकदम भारी बाइंग आ जा रही, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सारे जितने भी हैं ये सपोर्ट जोन से, या इसको डिमांड जोन भी बोलते हैं। यहाँ होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट्स है वहाँ पर बायर्स बैठे हुए होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बायर्स बैठे हुए रहते हैं, जो भर भर के उनके पास पैसा रहता है। जैसा ही ये प्राइस आएगा तो अपना सारा पैसा डंप करेंगे। डंप करने की वजह से एक किस्म का उछाल मार्केट में आता है, ठीक है। उसी तरह अगर आपको रेसिस्टेंस के पॉइंट्स देखना है, पहले पॉइंट्स समझ लो, उसके बाद अपन रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो गया रेसिस्टेंस का पॉइंट, जहाँ पर प्राइस लग के नीचे की तरफ आ रहा। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, फिर ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आएंगे आप तो ये एक पॉइंट हो गया, फिर ये एक पॉइंट, फिर ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखना तो ये सारे पॉइंट्स है जहाँ पर प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा। तो ये हो गया रेसिस्टेंस पॉइंट्स। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए रहते हैं, जो अपना माल जो है शॉर्ट की पोजीशन बनाने में, या ऑलरेडी वो माल ख़रीद के रहते और प्रॉफिट बुकिंग होती वहाँ पर, जिसकी वजह से प्राइस नीचे की तरफ आता, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब अगर अपने को ड्रॉ करना है सपोर्ट जोन, तो आपको या तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं या आप बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। बॉक्स, मेरे लिए बॉक्स ड्रॉ करना बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि बॉक्स ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करेगा, ठीक है। अगर आप लाइन और ड्रॉ करोगे तो सीधी सीधी एक लाइन जाएगी, कुछ विक्स उसमें टच होंगे, कुछ विक्स उसमें टच नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रे है, इसको मैं ब्लू में इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। और अगर आप बॉक्स ड्रॉ करोगे तो बॉक्स तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपका सपोर्ट जोन है, ठीक है। फिर अगला सपोर्ट ये वाला है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट तोड़ने का मतलब ये है, यहाँ पर थोड़ा इसको खींच लूँ मैं, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स कमज़ोर हो चुके हैं और अगला हदफ इसका ये हो सकता है, ठीक है। अगला हदफ ये हो सकता है, यानी कि 21,900 तक मार्केट, अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट 21,900 तक जा सकती है। ये प्रेडिक्टेबिलिटी है दोस्तों, ये पत्थर की लकीर नहीं है कि जाती ही जाती है। उसी तरह अगर आप यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस लेवल है ये ऊपर का, ठीक है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, उसको मैं रेड से डिनोट करूँगा और उसको एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसा ही ये वाला लेवल जो है ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये है कि अगला रेसिस्टेंस ये हो सकता है या ये हो सकता है, यानी कि 24,500 या 25,000, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो जैसा ही आपको ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन का मतलब उसको तोड़ के नीचे की तरफ जाना, ब्रेकआउट का मतलब उसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाना। जैसा ही ब्रेकडाउन होता है तो जो आपका सपोर्ट होता है वो रेसिस्टेंस में बदल जाता है, और जो अगला सपोर्ट होता है वो आपका फर्स्ट सपोर्ट होता है। ये पॉइंट को हमेशा याद रखो, जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपका जो
पहला सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस में बदल जाता है और जो अगला सपोर्ट है वो सपोर्ट बन जाता है, पहला सपोर्ट बन जाता है। उसी तरह उसका उल्टा जब भी जो है रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, यानी कि उसको तोड़ के प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा, तो वो रेसिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है और उसका अगला रेसिस्टेंस आपका पहला रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, अब उसको ड्रॉ करके मैं सिंपल से इसमें बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे अपन, थोड़ा यहाँ पर मिसाल के तौर पर 2 लाइन से। ठीक है, ये एक सपोर्ट 1 है या रेसिस्टेंस है। प्राइस यहाँ पर आया आया आया, ये सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ के अगले सपोर्ट की तरफ जा रहा है, तो ये जो सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस हो जाता है और ये जो सपोर्ट है, जो अगला सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट बन जाता है। ये S2 था, अब ये S1 हो गया, ये R1 हो गया। उसी तरह उसका उल्टा अगर आप देखेंगे, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। यहाँ से प्राइस आया आया आया, रेसिस्टेंस के तरफ थोड़ा हाल्ट हुआ, उसके बाद इसको तोड़ के अगले रेसिस्टेंस की तरफ जाएगा, तो ये वाला रेसिस्टेंस सपोर्ट हो जाएगा और ये वाला रेसिस्टेंस आपका पहला प्रायोरिटी रेसिस्टेंस हो जाएगा। उसको P0 रेसिस्टेंस भी बोलते हो या उसको R1 रेसिस्टेंस भी बोलते हैं ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। ठीक है, तो ऐसा, तो आपको ऐसा देखना है। यहाँ पर अब हम चार्ट की तरफ आते हैं, तो अगर मान के चलो अब प्रेजेंट सिनेरियो में अगर 22,800 का जो जोन है, 22,800 से 22,900, जो कि हमारी प्रीवियस क्या बोलूँ मैं ट्रेडिंग एनालिसिस की वीडियो, वीकली ट्रेडिंग एनालिसिस की वीडियो रही थी, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर तोड़ता है तो 21,000 तक भी मार्केट जा सकता है बोल के मैंने बोला, राइट। 21,800 तक भी मार्केट बॉटम बना सकता है, ये मैंने बोला। ठीक है, तो ये उसी की बुनियाद पे बोला कि यहाँ पर 21,800 जो है अगला सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, ये वाला अगर आप मेरे कर्सर को देखेंगे तो ये वाले पॉइंट्स जो है अगले सपोर्ट है, तो इसको तोड़ेगा तो ऑब्वियसली वो जाएगा अगले सपोर्ट की तरफ, जो कि है 21,800। ठीक है, ऐसा इसको प्रेडिक्ट करना होता है। सपोर्ट जोन या उसको आप डिमांड जोन भी बोलते, या सप्लाई जोन या रेसिस्टेंस जोन भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको ड्रॉ करना है और ऐसा आपको प्रेडिक्ट करना है। आप जितने सारे लाइंस, अगर आप मान के चलो ज़्यादा लाइंस हो रहे, तो आप मेजर पॉइंट पे जहाँ से घूम रहा है उसको ड्रॉ कर लो, बाकी के लाइंस को आप डिलीट कर लो। मिसाल के तौर पर आपको ज़्यादा लाइंस हो जा रहे, ऐसा ड्रॉ करने में जो है ज़्यादा लाइंस हो जा रहे और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जहाँ से मेजर पॉइंट है वहाँ पर उसको रखो। अब ये वाला मेजर पॉइंट है, इसीलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो ये अगला जो मेजर है वहाँ तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट टच करके तो आएगा उसको वापस। एक बड़ी विक बनेगी, जैसा कि हमारी कैंडल है, एक बड़ी विक बन के तो ऊपर की तरफ जाएगा अगर उसको तोड़ता है तो इस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये ना सिर्फ निफ्टी 50 में बल्कि हर चार्ट में, कौन से भी स्टॉक का चार्ट ले लो आप, कौन से भी अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप जो है करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि हराम है सारे, जितने भी मैं बोला, मैं अपनी ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सारे हराम हैं। तो कहाँ भी चलो यही सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट चलता है, जैसा कि मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन की पार्ट में बताया कि सप्लाई एंड डिमांड हर कारोबार में हर जगह पे ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन मेरे को समझाना मकसद था ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर इनके समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट का भरपूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके
जितने भी सवालात थे उनके जवाब देने में। और इंशाल्लाह ताला इस कोर्स को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाएँ जो ट्रेडिंग सीखना चाह रहे, समझना चाह रहे और ट्रेड करके पैसे कमाना चाहे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।